Gen students, welcome to the Hind Defense Academy. आज हम लोग जिस टॉपिक को डील करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि वैसे तो साइंस के सेक्शन से इन्वॉल्व है, बट उसमें भी हमें थोड़ी सी करंट रिफॉर्म्स को देखते हुए, करंट बदलाव को देखते हुए उस पर भी हमें अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, एंड दैट इज बायोलॉजी। सारी चीज़ों को समझने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है that if we will talk about bio section, then what are the major issues or what are the major chapters and topics which we should be focusing on? देखते हैं। Bio. In current scenarios, I have taken a survey of at least 5 years papers, और मैंने ये पाया है, what I have found that at least 9 to 10 questions, at least 9 to 10 questions ये पूछा जा रहा है रेपिटेटिवली। अगर आप इस बार की भी बात करें, जो कि बात हो रही है 2024 फर्स्ट एनडीए, इसमें 8 क्वेश्चंस डायरेक्टली केम फ्रॉम द बायो सेक्शन, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इट वाज आस्क्ड फ्रॉम द बायो सेक्शन। इफ यू विल टॉक अबाउट द मॉडरेटिंग ऑफ क्वेश्चन, इफ यू विल टॉक अबाउट कि क्या लेवल था क्वेश्चन का, तो मैं इसे कंसिडर मीडियम करूंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए थी, बट देयर वर सम क्वेश्चंस जो कि डील हो सकते थे वेल एंड इजीली। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा से पूछे जा रहे हैं। देयर आर फ्यू टॉपिक्स जिनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वो ऐसे टॉपिक्स हैं which are asked repetitively in every ND examination that has taken place. तो अगर हम बात करें what is the syllabus या the concept या the chapters on which we will be focusing on mainly are these chapters. We will start from cell. We'll start from cell. और अभी अगर आप आगे भी देखेंगे तो the topic which we will deal with is cell. Now in cell there is numerous topic. सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, सेल डिवीजन क्या है, इसके साथ ही साथ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल, वो मैं आपको बताता चलूंगा। सेल के बाद जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो आता है द सेक्शन ऑफ टिश्यूज का, द सेक्शन ऑफ टिश्यू। नंबर ऑफ सेल कलेक्टेड, दे फॉर्म अ टिश्यू। टिश्यू के बाद बहुत सारे टिश्यू फॉर्म हुए, टिश्यू के फॉर्मेशन के बाद बना ऑर्गन, ऑर्गन बहुत ज्यादा फॉर्म हुआ और फिर जन्म होता है ऑर्गेनिज्म का। After this, we will come into the plant section. The plant section. Plant section में क्या पढ़ते हैं अपन? Plant section में हम देखते हैं nutrients in plants. Make sure आपके पास, make sure जब ये मैं लिख रहा हूं और जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज नोट डाउन करते चलिए सिलेबस, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसके साथ ही साथ द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। इसके बाद हम आ जाते हैं ह्यूमन ह्यूमन बेसिक एनाटॉमी, जैसे द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। इसी के साथ
locomotion in human body. 6, reproduction. Then न्यूरॉन सिस्टम, जहां पे हम बेसिकली पढ़ेंगे द वर्क ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स. नेक्स्ट यू हैव लोकोमोशन, कि इंसानी शरीर का लोकोमोशन कैसा होता है, एक्टिविटीज क्या होती हैं. इसके साथ ही साथ आई विल ऐड वन मोर स्लाइड. इसके साथ ही साथ हम पढ़ते हैं एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन, किस तरह से वेस्ट फ्लश आउट होता है बॉडी से. इसी में हम पढ़ते हैं द वर्क ऑफ किडनी. इसी में हम पढ़ते हैं हाउ डज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन वर्क. इसके साथ ही साथ पूरा जो एक्सक्रिएशन का प्रोसेस होता है वो पढ़ते हैं. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें और है इस चैप्टर, इसके बाद द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि मेनली डील करता है हार्ट से, वर्किंग ऑफ हार्ट. क्या रीजन है दैट देयर इज अ हार्ट ब्लॉकेज, आर्टरी क्या है, बॉडी में फ्लूइड या बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, व्हाट आर द रीजंस दैट व्हाई वेन्स वर्क प्रॉपर्ली, या बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो थ्रू ब्लड कैसे होता है. ये सब के सब टॉपिक को वी विल डील इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. देन यू हैव द स्केलेटन सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है हड्डियों के बारे में हम पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट द डिजीज, विटामिन एंड मिनरल्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले तकरीबन ये 2 बार से तो ट्रेंड मैं देख रहा हूं आफ्टर द पैंडेमिक. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं जो करंट अफेयर्स पे डायरेक्टली प्लेस्ड हैं. फॉर एग्जांपल, if a country has invented, या if a country has found out a new vaccine for a particular disease, वो पूछ लिया जाएगा. अगर कोई एक नई तरीके की रेडियोथेरेपी आएगी वो पूछ लिया जाएगा. जैसे प्रेजेंटली आज जब मैं बात कर रहा हूँ, इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए, बिना हेल्दी सेल को मारे हुए और कैंसरस सेल को खत्म करते हुए एक नई इजाद पाई गई है. ऑन्कोलॉजिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं. तो ऐसे टॉपिक जो प्रेजेंटली करंट में चलते आ रहे हैं, दीज आर द काइंड ऑफ टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. यानी जब आप बायो पढ़ें तो मेक श्योर दैट यू शुड आल्सो गो थ्रू द करंट अफेयर्स. It is very important. It is very important because there are questions from science and technology. Science and tech का जो हमारा एक current affairs में जो section आता है, जो है हमारा science and technology, ये prominently deal करता है with the current affairs. इसमें maximum questions आपको current affairs को देखने को मिलेंगे. So these are the following topics which we are going to deal in bio section. Questions की बात करें तो आप ये मान के चलेंगे that 8 to 10 questions, और ये एक बहुत बड़ा चंक होता है आपके प्रिपरेशन का. तो आपने ये नहीं सोचना है कि अच्छा ठीक है, आई हैव डन माय फिजिक्स, कंप्लीटेड माय केमिस्ट्री, बायो में विल डू 1 और 2. आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं. और उसको समझने के लिए वी विल हैव टू स्टडी दिस 8 to 10 questions, or we will have to study the topics which I have discussed over here. Cell, tissue, plant section, यहाँ पे about the plants. Then we have respiration, human body, ये पूरा का पूरा human, locomotion, reproduction, neuron, brain, nerve, locomotion. Then you have excretion in human, cardiovascular, skeleton system, one more, digestive system. तो आपने जैसे ही digestion in human, मेरा ये मानना है कि आपने डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ा तो आप एक्सक्रिएशन भी पढ़ लोगे, वो समझ में आ जाएगा. ठीक है, फूड
हाउ द बकल कैविटी, ऑसोफेगस, ये सब कैसे काम करता है ये इसमें देख लेंगे. सो फ्रेंड्स, दीज आर द टॉपिक्स on which we will focus entirely. At the same time, I'm also going to share some of the current affairs which are in the science and tech, because most of the question which have been asked repetitively, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक से आए हुए हैं वो बायो सेक्शन से आए हुए हैं और वैसे सेक्शन से आए हुए हैं जो पिछले 6 मंथ में न्यूज में है. जैसे अभी बहुत ज्यादा वैक्सीन को लेकर के बात चल रही है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. तो इन सारी चीजों को हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे. लेट्स बिगिन. All right, we are good to go. The very first point, cell, the unit of life. Cell, the unit of life. For example, the very first thing which we have understood about cell is that each and every living organism or who has been supported on it, जो इस पे सपोर्ट किया गया है, अगर उसके लाइफ का यूनिट की हम बात करेंगे तो वो सेल होगा. यानी कि जब आप बिल्कुल अंत में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे पहुंचते हैं, द लास्ट थिंग व्हिच यू विल फाइंड इज सेल. Cell is not just the basic unit of life, cell is also the basic and structural unit of life. हमारे बॉडी, हमारे शारीरिक ढांचे का निर्माण करने में भी जिसका बहुत ज्यादा यूज है, जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, दैट इज सेल. ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर. ओके, देखते हैं जो जो टॉपिक जैसे मैं ये बताता चलूं और मैं अंडरलाइन करता चलूं. आप मेक श्योर जब आप यू विल वॉच द वीडियो, पॉज इट, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमें इसमें दिख जाएंगे स्लाइड्स में, आप मेक श्योर आप उसे नोट डाउन कर लें. लेट्स बिगिन. When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is that make an organism living, or what is that an inanimate thing that does not have a living thing has? The answer to this presence of the basic unit of life, the cell in all living organism. बिल्कुल सही. So the very first thing जो हम समझ पा रहे हैं कि एक जीवित और एक मृत, एक जीवित और एक मृत, मृत तो यहां कहना सही नहीं होगा, मैं सजीव और निर्जीव कहना चाहूंगा. एक सजीव और निर्जीव प्राणी के जीवन में जो एक बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है सेल. दैट इज सेल. आगे देखते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, दैट आर कॉल्ड द यूनिसेल्युलर सेल ऑर्गेनिज्म. तो यहां पे अपन समझ पा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ सिंगल सेल आर नोन एज द यूनिसेल्युलर, the unicellular organism. As organism which are made from a very single cell, they are known as the unicellular organism. While other like us, मैं, आप, हम सब composed of many cell and are called the multicellular organism. हमारा बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है. इन दैट कंडीशन हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है? वी आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इस स्लाइड का अगर मैं बिल्कुल निचोड़ निकालूं तो मैं ये निकालूंगा कि हर एक सजीव व्यक्ति में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बेसिक यूनिट, बिल्कुल अगर बेसिक बेसिक अगर हम बात करें तो वो है सेल. आगे कुछ कंपोज्ड होते हैं सिंगल सेल से और कुछ कंपोज्ड होते हैं मेनी सेल. सिंगल सेल से कंपोज्ड होने वाले को यूनिसेल्युलर, वाइल मल्टी या मेनी सेल से कंप्लीट होने वाले को अपन कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, लाइक अस, मी एंड यू. क्लियर है? लेट्स प्रोसीड. व्हाट इज अ सेल? अब ये तो हो गया कि भाई
बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये है क्या, ऐसा क्या है ये, देखते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अब फिर मैं बता दूं, ये बात हो रही है यूनिसेल्युलर की, यानी सिंगल सेल की। A unicellular organism are capable of independent existence and performing the essential function of life. Anything else than a complete structure of cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of life. बिल्कुल सही, मैंने आपसे कहा था ना, it is not only the single unit of life, it is not just it's the unit of all living, but is it also the fundamental structural and functional unit. बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से बना है, बॉडी में ऑर्गन्स, लंग्स रेस्पिरेशन के लिए, ब्रेन टू वर्क, लोकोमोशन चीजों को फील करने के लिए, बना हुआ है नर्व सेल से। उसी तरह डाइजेस्टिव के लिए द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये ना सिर्फ हमारे शरीर का एक महज बेसिक यूनिट ही नहीं है, इट इज ऑल्सो द फंडामेंटल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं होगी हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी का रूपरेखा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ब्लड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल एंड द रेड ब्लड सेल। तो यहां पे भी हम देख पा रहे हैं कि आपके बॉडी में कोई भी ऑर्गन हो, आपके बॉडी में कुछ भी हो, आपके शारीरिक ढांचे के निर्माण करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सेल, यानी कोशिका। आगे बढ़ते हैं। Robert Brown later discovered that the nucleus, जी हाँ, the invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the, बिल्कुल सही। पहले लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं रहते थे, मैनुअल माइक्रोस्कोप इन्वेंशन उतने हो नहीं रहे थे, साइंस उतने चरम पे नहीं पहुंचा था। लेकिन अगर मैं बात करूं बस सेल की, तो सेल की ही पढ़ाई में जो सबसे ज्यादा एक उभर करके या सबसे ज्यादा एक रिवॉल्यूशन आता है, वो आता है 1950 के बाद, जब लगभग हर जगह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप प्रेजेंट हो जाते हैं। So electronic microscope has done a tremendous job. Electronic microscope has done a tremendous job while studying cell. इससे पहले लोग पढ़ा करते थे, मगर उनको उस चीज के बारे में उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी कंपेरेटिवली टू द न्यू एज। द न्यू एज मींस द एरा आफ्टर 1950। सेल थ्योरी, many previous year questions have been asked from this। देखते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा एक चीज को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ये सारे टॉपिक्स चल रही हैं, ठीक है, जब आप इसे देखें, आप मेक श्योर इसके नोट्स जब बनाएं, तो मैं हर एक स्लाइड में बता दूंगा इंपॉर्टेंट नोट्स। यानी इंपॉर्टेंट अगर इसकी हम बात करेंगे कि अगर इस स्लाइड में सर मुझे पता करना रहे कि इसका बेसिक क्या है, इस पूरे पॉइंट का ये निचोड़ क्या है, तो मैं कहूंगा फ्रेंड ऐसा है ना यार भाई, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। बस अगर मुझे एक लाइन में बताना रहे इस पूरे स्लाइड, वो अलग बात है, आगे फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और फिर ऐसे माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, लेकिन अगर मुझे निचोड़ निकालना रहे तो मैं बताऊंगा कि यार ऐसा है, सेल है ना, वो है द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इस स्लाइड का, इस पूरे स्लाइड का ये लब्बो लबाब है। लब्बो लबाब कहने का मतलब समरी। सेल थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम में, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम these sections। Let's see. In 1838, Matthias Sheldon, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट तो वैसे मैं कहता हूँ आप याद मत रटिए मत डेट्स को, मगर क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझना थोड़ा सही रहे। A German botanist examined a large number of plants and observed that all plants are composed of a different kind of cell, which form the tissue of the plant. At about the same time, Theodore Schwann, in 1839, a British zoologist, studied different type of animal cell. Zoology deal with the study of animal, botany deals with the study of plants. Zoologists studied different type of animal cell and reported that cell have a thin outer layer, which is today known as the plasma membrane. He also concluded, based on his studies on plant tissue, that the presence of cell wall is unique character of the plant cell. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and product of cell.
जब दो बायोलॉजिस्ट भिड़े भिड़े तो नहीं, अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे, तो एक ने रिसर्च किया बेस्ड ऑन द प्लांट सेल एंड द अदर वन रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल सेल. When the study was done on plant cell, it was seen that कि वो कंपोज होते हैं डिफरेंट सेल के, बहुत सारी छोटे छोटे सेल मिलते हैं. और मैंने कहा था आपको बेसिक स्ट्रक्चर सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गेनिज्म. इस तरह से बेसिक डिवाइडेड है. एट अबाउट द सेम टाइम जो थियोडोर श्वान हैं, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, वो डिफरेंट टाइप की स्टडी करते हैं और पाते हैं कि एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट द सेल हैज अ थिन आउटर लेयर. एनिमल सेल, उन्होंने पाया कि इसके ऊपर एक थिन आउटर लेयर है. इट इज कंपोज्ड ऑफ अ थिन outer layer which is now known as the plasma membrane, which is now known as the plasma membrane. ठीक है. सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल. ठीक है, सेल वॉल एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में पाया जा रहा है. जब हम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पढ़ेंगे तो उसमें हम इसे थोड़ा और बेहतर से देख पाएंगे. और यहीं से फिर ये थ्योरी को डिराइव किया जाता है. दो एक्चुअली थ्योरी हैं और उन दोनों थ्योरी को हम देखेंगे. एक तो ये कहता है कि ये हर एक सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, जैसा हम लोग थ्योरी में देखेंगे आगे, फिर अगर उसको हम पढ़ेंगे तो देखते हैं. और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. खैर, cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. Rudolf Virchow first explained that the cell divided and new cell are formed from pre-existing cell. PYQ की बात करें तो क्वेश्चन आ जाता है that which scientist, which biologist first explained that cells are divided and new cells are formed from pre-existing cell. He modified the hypothesis of Sheldon and Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory understood today's, आज जिस हम cell theory को पढ़ रहे हैं, it is given by Rudolf Virchow, which says that all living organisms are composed of cell and product of cell. यानी हम सब बने हुए हैं सेल से और सेल्स के प्रोडक्ट से. सेल के अंदर के प्रोडक्ट माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, ये सारे के सारे मिलकर के सेल का निर्माण करते हैं और सारे सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं और अस्तित्व हमारा बनाते हैं. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. हर एक सेल जब आपस में बन रहा होता है, इट ऑल बिगन फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड द रिप्रोडक्शन कैरीज ऑन एंड अ न्यू सेल टेक्स प्लेस. ये थ्योरी वाज गिवन बाय रूडोल्फ विर्चॉ. उससे पहले के दो थ्योरीज को इन्होंने काम किया और फिर आगे चीजें बढ़ी. ओवरव्यू ऑफ द सेल. इससे पहले साइंटिस्ट ना अलग अलग चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर चुके थे. अलग अलग चीजों पे एक्सपेरिमेंट करने से मेरा ये मतलब है कि दो अलग अलग चीजों को ये लोग देख चुके थे. अगर उसमें से अलग चीजों की बात की जाए तो जो दो इंपॉर्टेंट अलग चीज की यहाँ पे बात हो रही थी, वो बात हो रही थी एक ओनियन सेल की, ओनियन पील की और ह्यूमन चीक की. किसकी किसकी बात हो रही थी? ओनियन, आप उसे प्लीज नोट डाउन करें, ओनियन पील की और ह्यूमन चीक की. अंडर द माइक्रोस्कोप अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है. कुछ इस तरह से है. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distant cell wall and outer boundary, and just within there is a cell membrane. Cell membrane in the center. The cell of human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. जब we are talking about inside each cell, एक हर एक सेल के फिर अंदर में एक डेंस मटेरियल है. एक डेंस मटेरियल, गाढ़ा मटेरियल है, जिसको वी हैव सेड इट इज नोन एज द न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए. जी हाँ, डीएनए. आपके फैमिली में एक तरह की अनुवांशिक चीजें
किसी फैमिली मेंबर को आदत है बार बार हाथों को इस तरह से करने की, वो आपके फादर में है, वो आप में है, बात करते करते एक पाँव को दूसरे पाँव पे ऐसे रख लेना, आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी चीज़ें अनुवांशिक तरह की चीज़ें हैं, ये तो खैर आदत में आ जाती हैं। गालिबन कुछ फैमिलीज लंबे कद का, ठीक है ना, और आंखों का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, या फिर कोई ऐसा ऑर्गन पर्टिकुलरली जिसका एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, या बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ ऐसी बीमारी भी जो होती हैं, देयर आर फ्यू डिजीजेस व्हिच आर आल्सो कैरिड ड्यू टू द डीएनए मैलफंक्शन या डीएनए म्यूटेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट मटेरियल हमें ये पता चलता है दैट न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम्स, nucleus contain chromosome which in turn contain the genetic material DNA। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है टू स्टडी समवन जेनेटिकली, अगर आपको अनुवांशिक तरीके से अगर किसी को पढ़ना है, किसी को देखना है, तो जो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा आपको, वो करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जो कि है इन क्रोमोसोम, और जो और है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। यानी कि अगर हम बात करें, एक बॉक्स है न्यूक्लियस नाम का, उस बॉक्स में एक और छोटा सा बॉक्स है क्रोमोसोम, और उस बॉक्स को जब आप देखते हो तो आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्लियर है यहां तक की बात? और ये सारी बातें हो रही हैं विद इन सेल। आगे देखते हैं। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cell, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic cell. In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cell, and various chemical reaction occur it to keep the cell in a living state. सेल को अगर हम बस बात करें कि जीवित रखने का काम, कि भाई सेल है, सेल मरे ना, तो जो सारा का, पहले तो एक बार ये थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूक्ली होगा यूकैरियोटिक सेल, वेयर सेल दैट हैज लैक द यूकैरियोटिक सेल। अब इन दोनों में ही एक चीज कॉमन रहेगा, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहेगा। एक फ्लूइड, हम उसे पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे, बट वो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लूइड। और ये जो इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड रहेगा ना, which is known as the cytoplasm, occupy the volume of the cell। और जितनी भी एक्टिविटीज चलती रहेंगी, जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज चलती रहेंगी सेल में, वो सारी की सारी टेक प्लेस करेंगी। जो केमिकल रिएक्शन होगा और जो सेल को जीवित रखेगा वो होगा साइटोप्लाज्म में। यानी इस पूरे स्लाइड को अगर हम पीवाईक्यू, अगर हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखते हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं दैट द सेल ऑफ अ ह्यूमन, अगर हम यहां से बस देखें तो देखेंगे इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आप अगर फिर अंदर जाएंगे देन यू विल कम अक्रॉस द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के आप अगर अंदर जाएंगे देन यू विल फाइंड डीएनए। एट द सेम टाइम व्हेन यू विल डाइव डीपर, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही, इन दीस सेल यू विल फाइंड अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, जो कि पूरे सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। वहीं साइटोप्लाज्म एक मेन अरीना है सारे के सारे सेल्यूलर एक्टिविटीज का। यानी क्वेश्चन आता है कि इन विच पार्ट ऑफ द सेल, इन विच पार्ट ऑफ द सेल वी फाइंड द लिविंग एक्टिविटीज, in which part of the cell we find the living activities of proper cell, या activities, then we will call it chemical reaction occur, and cell in the living state is known as the cytoplasm। yani the whole function of cell, the whole process of cell, the whole chemical reaction which is keeping the cell in a living state is happening with cytoplasm। Beside the nucleus, the eukaryotic cell have also other membrane bound distinct structure are called as organelles such as the endoplasmic reticulum, जैसा भी पढ़े हम लोग, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuole। The prokaryotic cell lacks such membrane bound organelle। जी हाँ, जो यूकैरियोटिक सेल रहता है ना, उसमें अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल रहते हैं जिनका अलग अलग काम रहता है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, सेल को एनर्जी का काम करना, यहाँ पे सेल की सारे एनर्जी स्टोर रहती है। ये सारा का सारा हमारा काम हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में।
तो जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल, इन सब का अपना अलग अलग फंक्शंस होगा, इन सबका अलग अलग फंक्शन होगा, और इन सभी के डिस्टिंक्टिव फंक्शन पे ही सेल का काम होगा। सारे के सारे जब फंक्शन सही से करेंगे तो ही सेल सही से फंक्शन कर पाएगा। आगे देखते हैं। Ribosome are non-membrane bound organelle found in all cell, both eukaryotic as well as prokaryotic. Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also with two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on raphia. Yani chloroplast will only present in the plant cell. Chloroplast are important organelles which are only found in the matter of plant cell. आगे की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल्स कंटेन another non-membrane bound organelle called as a centrosome which help in self division. अगर एनिमल सेल की सिर्फ हम बात करें और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड की बात करें तो जो ऑर्गेनल मदद करता है सेल डिवीजन में वो है सेंट्रोजोम, यानी पीवाईक्यू की अगर हम बात करें, सेंट्रोजोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन, centrosome helps in cell division present in another non-membrane bound organelle. ये एक non-membrane bound organelle है which contains no cover. Cell differ greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasm, the smallest cell are of 0.3 unimicron in the length, while bacteria, ये आप देख सकते हैं, RBC, WBC, corneal epithelial cell long और narrow रहते हैं. Red blood cell, white blood cell, RBC used, the main function is to provide the nourishment in a cell, oxygen पहुंचाना. WBC to fight the out viruses, bacteria and other disease. अब WBC का कभी कभी ब्लड में ज्यादा हो जाना, WBC का ज्यादा हो जाना, इट इज नॉट गुड. एक नॉर्मल बॉडी में अप्रॉक्स 4K to 10K एक पर्टिकुलर यूनिमाइक्रोन के ब्लड में इतना WBC होना चाहिए. बट अगर इससे ज्यादा अगर WBC बन रहा है, अगर इससे ज्यादा WBC अगर किसी बॉडी में पर्टिकुलरली बन रहा है तो वो अर्ली स्टेज, वो एक साइन रहता है ब्लड कैंसर का, जिसे मेडिकल टर्म में ल्यूकीमिया कहते हैं. बॉडी में ज्यादा WBC का बन जाना. अब WBC इतना बन गया है कि एक तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लेना जरूरी है कि whenever सेल, जब भी कोई सेल starts multiplying uncontrollable, जब कोई सेल अनकंट्रोलेबल तरीके से बिल्कुल मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो वो एक फॉर्म ले लेता है ट्यूमर का. ये सिर्फ नहीं होता है तो ब्लड कैंसर में ट्यूमर फॉर्म नहीं होता है, एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है और इस ट्यूमर में रहते हैं अनहेल्दी सेल्स. कैसे सेल्स? अनहेल्दी सेल्स. अब ये अनहेल्दी सेल क्या करते हैं ना, जो हेल्दी सेल है उस पर भी कब्जा करने लगते हैं. अब हेल्दी सेल पे इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो ठीक तरीके से रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा उसमें, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा उसमें, और अनलिमिटेड डिवीजन हो रहा है. तो जब अनलिमिटेड डिवीजन हो रहा है किसी सेल, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी सेल का, और जब इतने ज्यादा तादाद में वो लोग पैदा हो रहे हैं, इतने ज्यादा तादाद में पैदा हो रहे हैं और मर नहीं रहे हैं, सेल टेक बर्थ एंड डाई, तो ये कहीं ना कहीं से तो एनर्जी लेंगे ये अनहेल्दी सेल. ये एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द हेल्दी सेल. जो स्वस्थ सेल होते हैं उनसे एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं. इसी के लिए वैसे भगवान ना करे, लेकिन अगर आपने कभी कैंसर पेशेंट्स को देखा होगा तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं क्योंकि उनके बॉडी से जो मैक्सिमम
जो एनर्जी रहता है वो अनहेल्दी सेल ले लेता है उनके बॉडी से, अनहेल्दी कैंसरस सेल। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि वाइट ब्लड सेल जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है, इट टेक फॉर्म ऑफ द ब्लड कैंसर एंड इट इज कॉल्ड एज द ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज अ डिजीज where WBC counts went up high at an uncontrollable, ऐसा नहीं है अनकंट्रोलेबल नहीं है, इसे कंट्रोल किया जाता है, ये कंट्रोलेबल है, बट जो WBC में जो सेल का मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। बिल्कुल आपने बहुत बचपन में ही पढ़ा होगा, बहुत एग्जाम में, बहुत ये सब अब तो एग्जाम में नहीं आता, बट जानने के लिए ये है कि द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है। Among multicellular organisms, human red blood cell have about 7.0 um in diameter. Nerve cell are some of the longest cell. बिल्कुल। न्यूरॉन सेल, नर्व सेल को हम इस तरह से कुछ बने रहते हैं। अच्छा आगे शायद मैं इसमें फोटो, फोटो, अच्छा कोई नहीं, मैं इसमें बता दूंगा। ठीक है। सेल आर ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमर, क्यूबिड, हेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल मे वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। बिल्कुल। जैसे अगर हम सिर्फ नर्व सेल की बात करें, तो नर्व सेल कुछ इस तरह का रहता है। इसको अगर आप सिंगली, अगर बस इस पॉइंट को भी आप देख लें तो ये कुछ इस तरह से फैला हुआ यंत्रिका की तरह फैला वैला रहेगा, और ये हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल रहता है। सही बात भी है। एक थ्योरी के हिसाब से अगर आप अर्थ को बिल्कुल अपने सिर्फ पूरे आपके बॉडी के नर्व से ही अगर आप चारों तरफ बाउंड कर देते हैं तो पता नहीं चलेगा कि कितनी बार अर्थ को बाउंड किया जाए इक्वेटर से, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है नर्व सेल। तो यानी कि हर एक सेल का जो फंक्शन रहता है फ्रेंड्स, वो डिपेंड करता है उन हर एक फंक्शन डिपेंड करता है उनके शेप और साइज से, फंक्शन से, और अलग अलग टाइप का सेल रहता है। आप यहीं पे आप देख लो, दीज आर द कॉलमिनर सेल, ये कॉलम में बना हुआ है, इसको हम प्रॉपर राउंड नहीं कह सकते हैं, ये कुछ एक शेप का है, ये प्रॉपर राउंड शेप में बना हुआ है। तो कहने का ये मतलब है, आई होप आपने ल्यूकीमिया और वाइट ब्लड सेल वाला समझ लिए होंगे। ठीक है, वो एक एडेड इन्फॉर्मेशन था, मुझे पता था, तो ये बात होती है। और जो सिंगल आइसोलेटेड, जो लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच के। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल आपने सुना होगा, याकुट्स पियो प्रोबायोटिक, है ना। इट ये प्रोबायोटिक है। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि आपके बॉडी में गुड अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल, आपको अच्छे, आपके जो रेस डाइजेस्टिव ट्रैक हैं उसमें गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करेगा। गुड बैक्टीरिया ये करेगा कि आपके डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छा कर देगा। समय समय पे याकुट्स लेना चाहिए। एज अ मैं पर्टिकुलर सिर्फ याकुट्स ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, इन अ फॉर्म ऑफ टैबलेट भी आता है, बट डू आप अपने जो फिजिशियन है उनसे प्रिस्क्राइब करके, आजकल के तो अभी क्या होता है कि अगर किसी का डाइजेशन ठीक भी नहीं हो रहा तो वो एक बार प्रोबायोटिक ड्रिंक्स ले सकते हैं। प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, वो आपके मेटाबॉलिज्म को और जो स्पीड है, जो डाइजेशन का एक सही ट्रैक है उसको वापस ले आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि खूब जा करके पी रहे हैं, ये समझ कीजिए। ठीक है। द प्रोकैरियोटिक आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, यही जो काई लगा रहता है आपने देखा होगा बारिश वारिश के सीजन में। Mycoplasm and the mycoplasm and the pleuro pneumonia like organism, they are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell। जी हाँ, एक important point जो हम यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं, that when we are talking about the rapidation of multiplication, the prokaryotic cell multiply more rapidly than the यूकैरियोटिक सेल। यानी अगर इन दोनों की बस बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा बेहतर तरीके से मल्टीप्लिकेशन करता है। देयर आर वेरी, दे मे वैरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बाइक्लस, रॉड लाइक, इस तरह से रहता है। इसके
स्पिरल रहेगा, कुछ इस तरह से भी रहते हैं, कुछ आगे आप देखेंगे ये ऐसा साइज रहेगा इनका, तो इस टाइप का साइज रहता है. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryotic exhibit a wide variety of shape and function. All prokaryote have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasm. यहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि हर एक जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें एक चीज कॉमन है, दैट इज द सेल वॉल. नाउ सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग and it also helps in the protection of a cell. It also saves cell from rapid damages. It also gives shape and structure to the cell. But ये माइक्रोप्लाज्मा में नहीं होता है. The fluid matrix filling the cell is cytoplasm, पढ़ चुके हम लोग. There is no well-defined nucleus. The genetic material is basically naked. यहाँ पे naked कहने का मतलब कि वो present नहीं रहता है. Not enveloped by the nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromosome circular DNA. यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे बता रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो रिप्रेजेंट, वो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, ये काई की और माइक्रोप्लाज्मा की, तो ये आता है अंडर द प्रोकैरियोटिक सेल. इसी के साथ साथ इसमें द रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें द रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरी फास्ट कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल. 4 तरह का स्ट्रक्चर रहता है, रॉड शेप, सर्कुलर शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल शेप. शेप पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन बहुत कभी शायद 2009-10 में पूछा गया था, याद रखने के लिए सही है. और एक बात कि हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में देयर इज अ सेल वॉल जो आपको मिलेगा which defines the shape of a cell, also help cell to maintain their shape. At the same time it also defines the shape and size of a cell. तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. The DNA outside the genome, these smaller DNA are called as the plasmid. The plasmid DNA conforms center unique phenomic characters such as bacteria. One such character is resistant to antibiotic. In higher classes, we will learn that the plasma DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in, ये अगर आप इग्नोर करके भी चले तो कोई नहीं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है. The nuclear membrane is found in eukaryotic cell. No organelle like the one in eukaryotes are found in the prokaryotic cell except for ribosome. यहाँ पे फिर देख रहे हैं, no organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell except of ribosome, which means ribosome is the only cellular organelle which is found in both the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. यानी अगर देखा जाए तो द राइबोसोम is the only cell organelle. Ribosome is the only cell organelle which is present in eukaryotic cell as well as the prokaryotic cell. A special differentiated from cell membrane is called the mesomorph character. ठीक है, पूरे पॉइंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि बाकी किसी में भी no organelle like the ones in eukaryotic are found in prokaryotic cell except ribosome. यानी this is the only cell organelle which is visible in both. Important. Next. जी हाँ, आप एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को देख पा रहे होंगे. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल इज डिफाइंड. टिपिकल बैक्टीरिया आप देख पा रहे हैं. वायरसेस बहुत ही छोटे 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 डॉट में ना. अच्छा, वायरसेस हैं ठीक है, बट ऐसा क्या हो रहा है कि वायरस को हम कह रहे हैं यार ये इनका जो टर्मोलॉजी है ये नॉन लिविंग है. ऐसा क्यों है? क्योंकि वायरस तो लिविंग है. अभी पैंडेमिक आया था, सबको हो गया था. तो ऐसा क्यों है यार कि वायरस, लोग कह रहे हैं कि अगर मेज पे पड़ा रहे वो वायरस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा. अगर कहीं और पे भी है तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा. कहने का ये मतलब है दैट फॉर वायरसेस दे नीड अ लिविंग organelle. What they need? They need a living organelle. यानी for
वायरस टू मल्टीप्लाई दे नीड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी चीज से अगर आपने हाथ छुआ तो आंख नोज को ना टच करें, क्योंकि वो उसको एक ओपनिंग मिल जाता है इन सारे जगहों पे वो रैपिडली अपने आप को इंक्रीज कर सकता है मल्टीप्लाई करके। सो वो आपको तो दौर याद ही होगा, डरावना सा। Cell envelope and its modification. Most prokaryotic cell, particularly like the bacteria cell, have chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure that is the outermost glycolex followed by the cell wall and then there is plasma membrane. यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, जितने भी मैक्सिमम की हम बात करें, खास करके तो बैक्टीरियल सेल, उनमें तीन लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा उसमें? तीन लेयर्ड स्ट्रक्चर। और जो तीन लेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है फ्रेंड्स, ये बना रहता है, द वेरी फर्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स, यानी this one. Another one is the cell wall, number 2, and number 3 is the plasma membrane. यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक खास करके बैक्टीरियल सेल में दरअसल 3 लेवल ऑफ बाउंड्स रहता है। कैसा लेवल? 3 लेवल। द वेरी फर्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ अ ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल, और फिर आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope perform a distinct function, they act together as a single productive unit. बिल्कुल। Bacteria can be classified into two groups on the basis of differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining principle developed by the gram, which those gram stains and gram positive. Important नहीं है। एक चीज बस यहाँ पे इन सारे के सारे में हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम प्रोकैरियोटिक सेल रहेंगे वो बाउंड होते हैं 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर से, 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर से, इससे ये बाउंडेड होते हैं। बिल्कुल। शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। 3 लेयर का है तो वो थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देगा कि वो ऐसा ना हो कि कहीं बर्स्ट ना हो जाए, उसको एक डिस्टिंक्टिव शेप और साइज भी देगा। The plasma membrane is selectively pre-membrane in the nature and interacts with the outside world. This membrane is similar structure to the that of eukaryotic. A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vessels, tubes, and lamella. They help in the cell wall formation, DNA replication, and distribution to the daughter cell. यानी अगर हम इसकी बात करें, अगर हम मेसोसोम की बात करते हैं और एक्सटेंशन की बात करें, तो ये हमारे सेल वॉल के हमारे ये मेसोसोम की अगर हम बात करें तो ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में इट हेल्प। और इसके साथ ही साथ दे ऑल्सो सेल वॉल फॉर्मेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, यानी द कॉपिंग ऑफ डीएनए इज ऑल्सो डन बाय दीज मेसोसोम्स। खैर, they also help in the respiration secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotic, like the cyanobacteria, there are other membrane extension into the cytoplasm called as the chromosomes and called as the chromatophores, which contains pigment. Pigments are generally a very sticky substance. इसको आप सेमी फ्लूइड भी मान सकते हो, ये प्रॉपर फ्लूइड नहीं रहता है। Bacterial cell may be motile or non-motile. If motile, they have a thin filamentous extension and from the cell wall is called flagella. Bacteria show a range of the numbers and arrangement of the flagella. अगर हम पूरे के पूरे टॉपिक की, या अगर हम बस पूरे इसका निचोड़ अगर हमें निकालना रहेगा तो हम ये निकालेंगे अ स्पेशल, ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना, कि स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसका नाम है मेसोसोम्स, जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप में एक्सटेंड होता है, और यही हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। और सेल वॉल का फंक्शन क्या है? Cell wall gives a distinctive shape and size to the cell. At the same time, it also provides the structure to the cell. At the same time, it also protect the internal organelles, या the cell organelles. Next. Composed of 3 parts, the filament, hook and the basal body. ऐसा करके रहता है।
हुक लगे रहेंगे ताकि इनका ट्रांसपोर्टेशन भी हो सके. द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सर्फेस टू द आउटसाइड. इसकी बात हो रही है. Beside flagella, pili, and fembria, they are also a surface structure of the bacteria, but they do not play a role in motility. The pili are elongated tubular structure made of special protein. इसकी बात हो रही है. The fimbria are small bristle like the fibrous sprouting out of the cell. In some bacteria, they are also known as help to attach bacteria, and rock and stem are also host tissues. कहने का मतलब कि इस तरह की बैक्टीरियल सेल हैं, फिलामेंट्स निकले हुए हैं, बीच में मेम्ब्रेन है, एनर्जी का काम कर रहा है, जिंदा रख रहा है, लोकोमोशन में काम कर रहा है. फ्रेंड्स, आज के लिए अपन इस टॉपिक को वी विल हॉल्ट ओवर हियर. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन है. प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन है. राइबोसोम क्या है, गोल्गी एपरेटस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, वॉक्यूल, ये सब काम क्या कर रहे हैं. And how a plant cell is different from the animal cell, और हम लोग इसको internally और कितना ज़्यादा study कर सकते हैं. मैं classes, this will be a 55 minutes classes, और we will make sure कि आज कहने का मतलब कि एक वीक में हम लोग particularly 1 से 2 टॉपिक कंप्लीट कर लें. आज हमने सेल शुरू किया है, इसके बाद we will go on tissues, फिर प्लांट, फिर ह्यूमन एटॉनमी. डिजीज होते होते आपके इस टॉपिक को खत्म कर दिया जाएगा. आप क्या कर सकते हैं आज जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स की अगर मैं बात करूं तो स्लाइड्स को आप पढ़ लीजिएगा. नोट्स बनाना हो तो इंपॉर्टेंट नोट्स को क्लिक कर लीजिएगा. आने वाले क्लासेस में, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ योर्स, आने वाले क्लास में हम थोड़ा और इसको रैपिडली ले चलेंगे एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर ऑन अ हायर पर्सपेक्टिव. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग द टॉपिक्स. दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी, और आगे चल करके हम लोग और भी ज्यादा डीपर सेक्शन में डाइव करेंगे. टिल देन, थैंक यू, जय हिंद.